हेलो एवरीवन, कैसे हैं? गुड इवनिंग। फिर से हम हाजिर हैं बीएसएससी के स्पेशल सीरीज़ में, जो एडिटोरियल पब्लिकेशन का है, जिसमें हम लोग 75 क्वेश्चन जीके जीएस का देखते हैं। इससे पहले ऑलरेडी सेट 1 to 4 तक अपलोड है, उसे जाइए देखिए, निश्चित ही आपको बेनिफिट मिलेगी। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, बिना देखे पूरा आपको कोई बेनिफिट लगभग नहीं के बराबर मिलेगा। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो भी बीएसएससी या बिहार के आगामी एग्ज़ामों के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। और आप कहना तो नहीं कहे, लेकिन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक करके ज़रूर जाएं। एक लाइक करने में क्या जाएगा। तो चलेंगे क्वेश्चन पर। बीएसएससी जानते हैं आने वाले कुछ महीनों में इसका एग्ज़ाम होना निश्चित है। 150 क्वेश्चन होते हैं, 600 मार्क्स को होते हैं। एक सही क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, नेगेटिव 1/4 होता है। 2 घंटा 15 मिनट मिलते हैं, जिसके तहत हम लोग सिर्फ आज जीके जीएस के बारे में सीरीज चला रहे हैं। एडिटोरियल का सेट नंबर 5 होने जा रहा है। तो चलेंगे क्वेश्चन पर सीधा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे सामने है पहला, निम्नलिखित के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। जो हिमालय नदी है उसकी प्रायद्वीपीय नदी से हमको तुलना करना है। पहला, अधिकांश हिमालय नदी हैं वह 12मासी होती है। ये बात सही है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा में होगी। ये बात सत्य है सर, एकदम सही है। हिमालय की जो होती है ये एकदम सही है, 12मासी होती है, लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदी है वो वर्षा पे ही निर्भर करती है। दूसरा क्या है, हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा होता है। ये भी सही है, जो हिमालय नदी की ढाल है प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, तभी तो दूसरा भी सर हमारा सही। अब अगर देख सकते, तीसरा, प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदियों की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। नहीं, ये गलत है सर, दैट्स नॉट रॉन्ग। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 1 और 2 सही हो गया, तो ये इज द करेक्ट आंसर हो गया पहला। चलिए आगे चलेंगे। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए, जो खेतरी है वह खदान है किसके लिए है? तांबा के लिए है, लोहे के लिए है, हीरा के लिए है, या A+B दोनों के लिए? तो सर खेतरी जो पिछले सेट में भी इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं, वह तांबा के लिए है। राजस्थान का खेतरी जो है तांबा के लिए है, खदान खेतरी खदान तांबा के लिए। चलिए आगे चलते हैं। जयपुर नगर के थोड़ा आसपास है, 50-60 किलोमीटर दूरी पर मिलता है, मेरे यहाँ गए भी हैं जयपुर। आगे चलेंगे तीसरे नंबर प्रश्न पर। अंडमान निकोबार में क्या है? गद्दीदार चोटी, जो सैंडल पीक कहाँ है? याद रखिए, गद्दीदार चोटी दूसरा नाम है सैंडल पीक। अंडमान में, अंडमान निकोबार की बात हो रहा है, ठीक है। तो यह चोटी कहाँ है? तो ग्रेट निकोबार में है, मध्य अंडमान में है, लिटिल अंडमान में है, या उत्तरी अंडमान में है, ठीक है सर। सर इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान में, ठीक है। तो गद्दीदार चोटी या सैंडल पीक कहाँ है? तो अंडमान, उत्तरी अंडमान में है, ठीक है। यह सैंडल पीक, इसकी ऊंचाई हम बताते हैं 738 मीटर हो जाएगा सर। 738 मीटर है सैंडल पीक की ऊंचाई, ठीक है। सैंडल पीक की ऊंचाई, सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में 738 मीटर ऊंचा है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों के साथ नहीं लगती? देखिए 3 देशों के साथ, 3 देश पूछा है लेकिन नहीं लगती है। सिक्किम का तो सर लगता है, पश्चिम बंगाल का भी लगता है, मिजोरम का लगेगा सर? नहीं लगेगा। मिल गया आंसर हमारा, मिजोरम का नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, एक और हमारा राज्य बताते हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है सर, AP। इसकी भी जो सीमा है 3 देशों से लगती है, ठीक है। मिजोरम की सीमा सिर्फ 2 देशों से लगती है। कौन कौन है? तो एक बांग्लादेश होता है इसका, और एक म्यांमार। हाँ, म्यांमार लास्ट में, पूर्वोत्तर छोड़कर म्यांमार। तो ये 3 नहीं होंगे इसके। चलिए आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? जो राजस्थान का है वह कह रहा है मरुस्थलीय जिला नहीं है। कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू। तो ये कौन सा है जो मरुस्थलीय जिला नहीं है? फिर से याद रखिए, नहीं होम अंतर याद रखना है। तो नहीं पूछा गया सर, कोटा जो है ना यह नहीं है, मरुस्थलीय जिला नहीं है। चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में? यूरोप में है, एशिया में है, अफ्रीका में है, उत्तरी अमेरिका में। 4 ऑप्शन आपके पास। तो सर अफ्रीका में है, पिछले दिन हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं। तो अफ्रीका में है कितने? तो हम बताते हैं 54 देश हो जाएंगे अफ्रीका में। इसमें सर कितने देश हैं? तो 54। यूरोप की बात करिएगा तो यूरोप में 44, 4 है, याद रखना है। इसमें भी वही होगा। एशिया में 48, देख रहे हैं, और उत्तरी अमेरिका में 23, याद हो जाएगा सारा। तो सबसे ज़्यादा अफ्रीका में है, फिर आपका एशिया में 48, और तीसरे पर 44 यूरोप। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन है? कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। आसान प्रश्न है। साओ पोलो पहला ऑप्शन, दूसरा है सेंटोस,
तीसरा है रियो डी जेनेरियो, चौथा अबीनोस आयर्स। बताइए कौन सा हो जाएगा यह, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर सेंटोस। सेंटोस को कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह ब्राज़ील में, दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में विश्व में प्रसिद्ध जो कॉफ़ी उत्पादन करने वाला वही देश ब्राज़ील है, इसीलिए इसको कहवा पतन कहता है। वहाँ एक देखिए ब्राज़ील के कहवा जो बागान होते हैं उसको फेजेंटा कहते हैं, ठीक है। तो 7 का बी। चले 8 नंबर पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? न्याय की बात कही गई है किस में कहा गया है? तो लोकतांत्रिक में, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक, ठीक है। भारतीय प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही नहीं गई है, कही नहीं गई, फिर याद रखें नहीं कही गई है, तो इसमें हो जाएगा सर लोकतांत्रिक बात, ठीक है। लोकतांत्रिक बात नहीं कही गई है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे आइए, ठीक है। 9 नंबर, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायत राज संरचना का संचालन करती है? यही पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायत राज संरचना का संचालन करेगी? ऑप्शंस, ब्लॉक स्तरीय निकाय, दूसरा है जिला स्तरीय, तीसरा है ग्राम पंचायत स्तरीय, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये कौन से हो जाएंगे? तो इसका आंसर आपका सोचिए क्या होगा, आप लोग भी इसको नोट डाउन कीजिए, लास्ट में बताइए कितने मार्क्स आपके आए हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सर ब्लॉक स्तरीय निकाय। ब्लॉक स्तरीय निकाय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट, ठीक है। आर्टिकल हम बता देते हैं, वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था 1993 के दौरान जोड़ा गया था, पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरीय बना दिया गया था। जनवरी उसमें कौन ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर और जिला पंचायत, ये 3 स्तर होते हैं जो बोल दिए। चलिए आगे चलेंगे 10 पे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में वित्त विभाग को किसे सौंपा गया है? जो वित्त विभाग है वो किसे सौंपा गया था? जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन में देखिए लियाकत अली और चौथा ऑप्शन है आसफ अली। तो इसके 10 नंबर में बताइए कौन सा था? लियाकत अली हो जाएगा सर इसका आंसर। लियाकत अली अंतरिम सरकार में जो वित्त विभाग था, कौन सा विभाग था? वित्त विभाग, आपको लियाकत अली को दिया गया था, ठीक है। अब देखिए जगजीवन राम को कौन सा दिया गया? जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय था। राजेंद्र प्रसाद को क्या दिया गया था? खाद्य और कृषि मंत्री। और आसफ अली को क्या दिया गया था? आसफ अली को रेलवे दिया हुआ था, रेलवे इनके पास था। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? भारत के नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है, ठीक है। व्यक्तिगत, देखते हैं ऑप्शन, शायद ये होना चाहिए ऑप्शन, देख लीजिए। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार पहला ऑप्शन है, दूसरा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, व्यक्तिगत, यही हो बोले ही थे व्यक्तिगत का अधिकार, क्योंकि मुँह से इसलिए निकला क्योंकि यही है ही, तो निकल गया। चलिए आगे चलेंगे 12 नंबर पर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद जो पूछ रहा है? 324 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 148, तीसरा ऑप्शन है 342 और चौथा ऑप्शन है 325। तो भारतीय निर्वाचन आयोग है अनुच्छेद 324, ठीक है। इसको बता दें स्थापना कब हुआ था भारतीय निर्वाचन आयोग का? तब 25 जनवरी 1950 को, ठीक है, 25 जनवरी 1950, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या है सर्वाधिक है? सदस्यों की संख्या विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, मणिपुर या मेघालय, इनमें से बताना है किसकी अधिक है। तो किसका हो जाएगा? 13 नंबर को बताइए किसका हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा हिमाचल का अधिक हो जाएगा सर, हिमाचल का, ठीक है। हिमाचल में कितने हैं? तो 68 है, ठीक है। हिमाचल में 68 है, इस समय 60 है, इसमें 68 है, इसीलिए अधिक होगा। मणिपुर में कितना है? मणिपुर हमको ध्यान नहीं है, मेघालय में भी ध्यान नहीं, इसमें 60 शायद होना चाहिए, इसमें 60, लेकिन इसका 68 है। चलिए आगे चलते हैं। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? संयुक्त सत्र को बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, ठीक है। कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, इसको बुलाते हैं राष्ट्रपति और करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। चलिए, लेकिन अध्यक्षता का जो आर्टिकल हम इसको बता देते हैं, जो अध्यक्षता करने का आर्टिकल का जो प्रावधान 118 के तहत है, ठीक है। हाँ चलिए, 3 बार आया था संयुक्त सत्र अधिवेशन, 3 बार बुलाया गया था। 1971 दहेज प्रतिनिधि विधेयक पर पहली बार, दूसरा बार 78 में बैंकिंग सेवा विधेयक लाया गया था, उसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। तीसरा है 2002 आतंकवाद निवारक निरोध कुछ अधिनियम था, तो 2002 वाला था आतंकवाद वाला। तो ये 3 बार था, ठीक है। बुलाते हैं राष्ट्रपति, करता है ये। चलिए, हाउस ऑफ द पीपुल्स को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? जो हाउस ऑफ पीपुल्स था उसको लोकसभा बना दिया गया किस वर्ष?
1954 में, 1964 में, 1974 में या 1984 में? बताइए। तो किस वर्ष है? तो 54 में उसका नाम बदल दिया गया, लोकसभा कर दिया गया, ठीक है, 1954 में, ठीक है। तो 14 मई 1954 को लोकसभा नाम दिया गया, तो हाउस ऑफ द पीपुल्स का नाम, ठीक है। स्मॉल डेट भी बता दिए हैं, 14 मई। आगे चलिए, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, डीपीएस पहला ऑप्शन, दूसरा है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, तीसरा है बफर स्टॉक रखरखाव, और चौथा इनमें से सभी। बताइए कौन हो जाएगा? तो कृषि विपणन के लिए पूछा गया था, तो इसके लिए किसका आंसर हो जाएगा? इनमें से सभी। सर ये सब काम हो इसमें, इसके लिए सही उचित है, ठीक है, ये तीनों सुरक्षित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है सर, ठीक है। क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से हम लोग को सुमेलित करना है, करते हैं। जैसे कि क्या है? तो धूसर क्रांति का संबंध किससे आपसे हो जाएगा? तो देखिए, धूसर है उर्वरक से हो जाता है, उर्वरक से आ गया, ठीक है, उर्वरक से आ जाता है। धूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक से हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, गुलाबी क्रांति सबको मालूम है सर, गुलाबी किससे हो जाएगा? गुलाबी क्रांति प्याज का उत्पादन गुलाबी क्रांति हो गया, ठीक है। धूसर क्रांति का ही हो गया उर्वरक से। और रजत क्रांति सबको मालूम है, अंडा से। और लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस से। मिल गया? तो देखिए 1 का 4 कहाँ पर? 1 का 4 और 2 का 1, देखिए यहाँ मिल गया, बी इज द करेक्ट आंसर, यही आंसर। चलिए याद रखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं। नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है। जो नगद आरक्षित अनुपात है, बहुत बेबी क्वेश्चन, नगद आरक्षित अनुपात को आप समझ सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन को तो चलेगा 18 में। जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखता है, जो जमा राशि का अंश होता है उस जो बैंक आरबीआई के पास रखता है, पहला। दूसरा क्या है? जमा राशि का अंश जो बैंक खुद के पास रखता है। खुद के पास कैसे रखिएगा? ये नहीं होना चाहिए, इसको रिजर्व रखते हैं पहला को। जमा राशि का अंश जो बैंक उधारकर्ताओं को उधार दे सकता है ना, ये भी गलत है सर, ये नहीं होना चाहिए। जमा राशि का अंश जो बैंक तरल नकद के रूप में अन्य बैंकों के पास भेजेगा, ये तो नहीं है, भेज सकता है, बिल्कुल नहीं। तो पहला सर सही हो जाएगा 18 का से। नगद आरक्षित अनुपात क्या है? तो जमा राशि का अंश जो बैंक के पास रखते हैं, यही होता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। सीआरआर, नगद आरक्षित निधि जो होती है, सीआरआर। चलिए 19 नंबर, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में, देखिए श्वेतांबर और दिगंबर की से जैन धर्म संबंध रखता है, और यह किसके शासनकाल में विभाजित हो गया था, सो पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ले लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है अशोक के समय में, तीसरा ऑप्शन है कनिष्क के समय में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो जैन धर्म है श्वेतांबर और दिगंबर, वो किसके समय में विभाजित हो गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ना सर बट गया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है, यह विभाजित हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर क्या है? प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? जो रेशम मार्ग था उस पर किस वंश का? मौर्य का, शकों का, कुषाण का, गुप्तों का? बताइए क्या हो जाएगा? तो सर सीधा प्रश्न का सीधा आंसर है कुषाणों का, ठीक है। कुषाण कुजलखंड फिशेस जानवे करते हैं, कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से है, कुजलखंड फिशेस थे। चलिए आगे चलेंगे। 21 नंबर है, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। नवपाषाण काल का औजार का संबंध बताया गया, ठीक है। याद रखिए क्या है? नवपाषाण काल के औजार के बारे में बताना है। पहला क्या है? औजार पॉलिश किए जाते थे। जो औजार था क्या पॉलिश किए जाते थे? हाँ बिल्कुल सही है सर, एकदम सही है, सही विकल्प भी चुनना है, तो ये एकदम सही है, पॉलिश किए जाते थे। दूसरा क्या है? इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता है, ये भी सही है, ये बात एकदम सही है सर। क्या है? तो एकदम सही है, तो दोनों सही हो। देखिए सी में करेक्ट आंसर है, दोनों सही है, ठीक है, दोनों मिल गया 21 के सी। चलिए 22 नंबर, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? जो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर रोक दिया था, पुलकेशिन द्वितीय ऑप्शन ए में, 2 में है समुद्रगुप्त, 3 में है कीर्तिवर्मन, 4 में है नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। 606 में दोनों लड़ा था। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखिए, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? जो किस युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान? तो द्वितीय हो जाएगा सर, द्वितीय युद्ध में उसको हरा दिया गया था। द्वितीय जो 1192 में हुआ था, तराइन का द्वितीय 1192 में जो हुआ था उसमें हार गया था। प्रथम में तो खुद गौरी हार गया था,
91 वाला में। आगे चलिए 24, सांकेतिक मुद्रा जो है किसने लागू किया? सांकेतिक मुद्रा को किसने लागू किया? इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा को किसने? तो सर मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका हम बता भी देते हैं, 1329 से 1330 के बीच इस सांकेतिक मुद्रा को चालू किया था मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था, ठीक है। इसने इसलिए चालू किया कि इस चांदी की कमी हो गई, चांदी का जो सिक्का था इसके लिए कमी हो गया था, तो उसकी भरपाई के लिए इसने सांकेतिक मुद्रा को चालू किया, जिसमें हम बता देते हैं 2 धातु का था, एक तांबा और शीशे का धातु किसने चलाया था, ठीक, सांकेतिक मुद्रा। लेकिन ये भी असफल रहा, इसकी उसके प्रति कोई रणनीति इसका सही नहीं था, चीटिंग हो रहा था, इसके लिए भी असफल हो गया था। चलिए आगे चलते हैं। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित? जो मध्यकालीन भारत उसमें खराज का संबंध किससे है? तो खराज हो जाएगा, किसके संबंध हो जाएगा खराज सर? देख सकते हैं ऑप्शन में 25 के। तो मध्यकालीन भारत में खराज व्यापार से था, धार्मिक कर से था, युद्ध से अर्जित सामग्री से था, या भूमि कर से था? जो खराज होता था मध्यकालीन में, उसका संबंध किससे पूछा जा रहा है? तो किससे था सर? भूमि कर से। डी इज द करेक्ट आंसर। खराज क्या होता था हम बता देते हैं, गैर मुस्लिम जो थे ना उससे लिए जाने वाले भूमि कर को खराज कहता था। जो गैर मुस्लिम थे उससे जो लिए जाने वाला भूमि कर था उसको हम खराज कहते थे, ठीक है। अब मुस्लिम से जो लिया जाता था उसको हम क्या कहते थे? उस्र कहते थे, उस्र, ठीक है, ये उस्र। हाँ चलिए आगे चलते हैं। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ है और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1857 की घटना में प्रारंभ में ही कह दिया था धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ है और उस घटना का अंत भी स्वतंत्र संग्राम के रूप में हुआ। तो एसएन सेन पहला ऑप्शन है, दूसरा है अशोक मेहता, तीसरा ऑप्शन है बीडी सावरकर, चौथा है आरसी मजूमदार। बताइए कौन हो जाएगा? तो एसएन सेन हो जाएगा सर इसका, एसएन सेन इज द करेक्ट आंसर, 26 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर देखिए, 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया? जो खिलाफत समिति था उसका गठन पूछा रहा है 1919 में कहाँ किया गया था? ऑप्शन सुनिए, कलकत्ता, बम्बई, लखनऊ, पटना, ये 4 ऑप्शन हैं। तो खिलाफत समिति 1919 कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था सर, बम्बई में, याद रखिएगा बम्बई में इसका हुआ था, ठीक है, खिलाफत ना। चलिए आगे चलते हैं। 28 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौता किया? जो गांधी जी देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया और उसके बाद गांधी जी के साथ इरविन का समझौता हुआ, ठीक है, कब हुआ? तो ऑप्शन सुनिए, 5 फरवरी 1913, 5 मार्च 1931, 5 अप्रैल 1931 या 5 जून 1931। तो ये तो 13 है ही नहीं, पहला नंबर कैंसिल हो जाता है, ऑप्शन छांट के आप लोग कर सकते हैं। 5 मार्च 1931 ये तो करेक्ट आंसर है, ठीक है, नहीं जून है नहीं अप्रैल है। तो 5 मार्च 1931 करेक्ट आंसर, 28 का बी द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गांधी और इरविन याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ था? 29 नंबर क्वेश्चन में क्या, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था किस बैठक में? बम्बई में हुआ था, वर्धा में हुआ था, पुणे में हुआ था या कलकत्ता में? बताइए। तो सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्धा। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ सर? तो वर्धा में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन मालूम है 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय जो कांग्रेस था उसने इसका समर्थन किया था और पूरे देश में व्यापक रूप से अहिंसक रूप से काम किया था। इसी में नारा दिया गया था करो और मरो का नारा, ठीक है, करो और मरो का नारा दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। 30 नंबर पर, पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने औपचारिक रूप से, जो पूर्ण स्वराज की मांग उसको कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया? तो कलकत्ता अधिवेशन में मान लिया, लाहौर अधिवेशन, पुणे अधिवेशन या बम्बई अधिवेशन? पूर्ण स्वराज को किस में मांग लिया था पूर्ण रूप से? तो सर लाहौर अधिवेशन, सबको मालूम है लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था, ठीक है, और 1929 में हुआ था, यह मालूम है सबको, 1929 में इसी में मांग हुआ था। चलिए 31 नंबर पाइए आप, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, कहाँ रहता है? जो विटामिन ए पूछा है, यकृत में रहता है कि अमाशय में कि तिल्ली में कि उदर में? जो विटामिन ए कहाँ रहेगा सर? यकृत में रहेगा, ठीक है, यकृत का वजन 1.5 से 2 kg होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर का। चलिए आगे चलते हैं। इसमें पुनरुद्धारण की क्षमता सबसे अधिक होता है। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? मेढक, मत्स्य, मानव या केचुआ? किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? बताइए। तो किस प्राणी में? तो केचुआ में सर, केचुआ में हो जाता है, मालूम है किसानों का ही
केचुआ एनालिडा संघ के प्राणी है। इसमें देखिए इसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। इसका जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा में ही घुला होता है, ठीक है सर। चलिए केचुआ, आगे चलते हैं। 33 नंबर देखिए, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? जो क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है या पोटेशियम है? बताइए 33 का क्या हो जाएगा। तो क्लोरोफिल का ये मैग्नीशियम मेन घटक है, ठीक है। मैग्नीशियम केंद्रक में पाया जाता है मैग्नीशियम। और पादपों का जो हरा रंग होता है पर्णहरित, जन्म की उपस्थिति के कारण होता है वह हरा। चलिए 34 नंबर को देखिए, सूची 1 जो अंतःस्रावी ग्रंथि को सूची 2 स्रावित हार्मोन से सुमेलित करना है। अंतःस्रावी ग्रंथि को आपको स्रावित हार्मोन से क्या है, मिलाना है इस कूट में। तो जल्दी मिलाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब मैच करेंगे यहाँ पे हम लोग। देखिए जनन ग्रंथि, आप देखिए जनन ग्रंथि इसमें से क्या है, कौन सी जनन ग्रंथि है? आपको लग रहा है जनन ग्रंथि कौन है? देख लीजिए यहाँ प्रोजेस्टेरोन, देखिए आ गया, जनन ग्रंथि का संबंध हो गया प्रोजेस्टेरोन से। पीयूष ग्रंथि क्या है? पीयूष ग्रंथि क्या हो जाएगा सर? पीयूष एक वृद्धि हार्मोन, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन में आ जाएगा। अग्नाशय क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि जानते, अग्नाशय से आपको क्या सर? इंसुलिन स्रावित होती है, हम लोग जानते हैं। तो देखिए इसका ई हो गया, अग्नाशय से इंसुलिन। और अधिवृक्क ग्रंथि कार्टिसोल मिल गया, समझ में आ गया। 1 का 2 तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 देख लीजिए यहाँ पे 2 3 1 4 इसका ऑप्शन आ जाएंगे। 2 3 1 4 सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे 34 का। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है? जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक कौन सा है? चना है, मटर है, सेब है कि धान है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा हो जाएगा? तो सर धान हो जाएगा, ठीक है। धान है जो यही सहायक होता है। राइजोबियम जानवे करते, नील हरी शैवाल, हाँ ये सब सहायक है। चलिए आगे चलेंगे। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन जो होता है पौधे में, उसमें पूछ रहा है सर सबसे मेन भाग कौन सा है, ठीक है। तो प्रौढ़ शीर्ष है, मूल शीर्ष है, पराग कोश है या पर्ण कोशिका? बताइए। तो पराग कोश हो जाएगा, जिसको बोलते हैं मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन जो मियोसिस होता है उसमें हो जाएगा सर पराग कोश, ठीक है। एंथर्स जिसको बोलते हैं, तो पराग कोश हो जाएगा। लीजिए सी इज द 36 का सी। चलिए 37, कुनैन से जो मलेरिया का एक प्रमुख औषधि, कुनैन से जो मलेरिया का औषधि निकालते वह प्राप्त होता है किससे? आवृतबीजी पौधे से, पादप से, बैक्टीरिया से, ईस्ट से, अनावृतबीजी पादप से? बताइए 37 का कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। कुनैन जो प्राप्त होता है किस पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है। तो सर ये आवृतबीजी पौधे से होता है प्राप्त। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक औषधि का काम करता है। चलिए आगे चलिए 38 पे। 38 देखिए, बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसके रोकथाम के लिए होता है? बीसीजी का वैक्सीन का इस्तेमाल छोटी चेचक, टाइफाइड, क्षय रोग या प्लेग? बीसीजी जानवे करते हैं क्षय रोग होता है, टीबी होता है क्षय रोग। अब बीसीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? बीसीजी, हाँ, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, जो तपेदिक कह सकते हैं, यक्षमा कह सकते हैं, टीबी कह सकते हैं, ठीक है। यह जीवाणु से होता है, ठीक है, जीवाणु से होता है। लेकिन बच्चों को इसको टीका दे दीजिएगा 12-1 साल के अंदर, तो उसको अच्छा काम करता है, फिर नहीं होगा। चलिए 39 पाइए, एथलीट फूट बीमारी होती है। जो एथलीट फूट है वह बीमारी होती है, ठीक है, जीवाणुओं से, फफूंद से, प्रोटोजोआ से या सूत्रकृमि से? बताइए एथलीट फूट किससे बीमारी होती है? तो सर फफूंद से होता है। एथलीट फूट फफूंदी से होता है, ठीक है। हाँ, अब फफूंद का नाम हम बताते हैं, ट्राइकोफाइटाइन। ट्राइकोफाइटाइन से आपको सर एथलीट फूट होता है, विशेष रूप से फंगस वाला टाइप है, ठीक है। ये त्वचा को प्रभावित करता है, खासतौर पर उंगलियों के मध्य में हो जाता है एथलीट फूट। चलिए आगे चलिए 40 पर। मनुष्य के शरीर में पसलियों कितनी जोड़ी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पसलियों कितने जोड़ी पसली है? क्या आता? पसली के नाम पूछा गया है यहाँ पे। 12 जोड़ी है, 26 जोड़ी है, 28 जोड़ी है कि 33 जोड़ी है? बताइए कितनी जोड़ी हो जाता है पसली? तो सर सीधा सीधी है 12 जोड़ी होता है इसका आंसर, ठीक है, 12 जोड़ी। चलिए आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्मा की इकाई है? उष्मा की इकाई कौन सी है? बताइए, उष्मा की इकाई पूछा गया है, तो कौन हो जाएगा उष्मा की इकाई? आपको कैलोरी है कि किलो जूल है कि किलो कैलोरी है कि वाट है? कौन सा हो जाएगा उष्मा की इकाई? तो सर इसका हो जाएगा वाट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाट, ठीक है, वाट हो जाएगा। चलिए 42 नंबर पाइए। रेगिस्तान में मृगमरीचिका बनने वाली घटना किस कारण होती है? जो मृगमरीचिका रेगिस्तान में बनती है उसकी घटना पूछा गया है, किस कारण से होती है, ठीक है, किस कारण से रेगिस्तान में? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होगा, विवर्तन से होगा, ध्रुवीकरण से होगा कि व्यतिकरण से होगा? बताइए
जो मृगमरीचिका बनता है, क्या बनता है मृगमरीचिका जो बना, उसका कारण पूछ दिया, क्या कारण है। तो सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका कारण है, 42 का ए। ठीक, चलिए 43, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की दिशा की विपरीत दिशा में होती है, आप उसमें कह रहा है बल लगा रहे हैं, किसी वस्तु पर लगा रहे हैं और उसकी दिशा विपरीत हो, तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा, रुक जाएगा, कम हो जाएगा कि प्रभाव नहीं देगा। तो सर इसमें सीधा सीधी आंसर है सर कम जाएगा, कम हो जाती है। ठीक, कम हो जाता है। तो 43 का सी करेक्ट आंसर। चलिए 44 पाइए, बैटरी का आविष्कार किसने किया था, जो बैटरी है उसका आविष्कार किसने किया था। ठीक है, बैटरी का आविष्कार किसने किया है। ठीक है, फैराडे ने किया, वोल्टा ने किया, मैक्सवेल ने किया या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। तो 4 ऑप्शन है, किसने किया था बताइए बैटरी का आविष्कार। सबको मालूम है, आसान प्रश्न है। तो 1799 में किया गया था। ठीक है, 1799 में किसके द्वारा किया गया था सर, तो वोल्टा के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1799 में। ठीक है, वोल्टा के द्वारा किया गया था। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। मनुष्य क्वेश्चन है किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं। दोनों मेल किस पर खाता है, 0 डिग्री पर, 10 डिग्री पर, -40 या +40। तो सर ये आसान प्रश्न है, सबको मालूम है, -40 डिग्री पर दोनों मेल खा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे 46 नंबर पे। लेंस की क्षमता मापी जाती है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता किससे मापें, वाट में, एम्पियर में, वोल्ट में या डायोप्टर में। लेंस की क्षमता को आप किससे मापिएगा। ठीक है, तो सर इसका आंसर हो जाएगा सर डायोप्टर में, डायोप्टर में मापते हैं। ठीक है, तो जानबे करते हैं लेंस की क्षमता P = क्या होता है फॉर्मूला 1/f। ठीक है सर, 1/f मतलब P होता है डायोप्टर, इसको D से व्यक्त करते हैं। यहाँ आएगा जब 2 फीट आई फोकस दूरी होती है। ठीक है, फोकस दूरी, यही फॉर्मूला होता है। तो लेंस की क्षमता कैसा है मात्रा का डायोप्टर हो, जिसको हम D से सूचित करते हैं। एक और क्वेश्चन बताते हैं। उत्तल लेंस की जो होती है ना क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता वो होती है धनात्मक। ठीक है, हाँ, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वह सर ऋणात्मक होती है। तो इन दोनों को याद रखिएगा। ठीक, चलिए लोलक की कलावधि होती है, जो लोलक है उसकी कलावधि क्या होती है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। पहला क्वेश्चन है, लोलक की कलावधि क्या होती है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करेगा या द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करेगा, या लंबाई के ऊपर निर्भर करेगा, या समय के ऊपर, या तापमान के ऊपर। लोलक की कलावधि किस पर होती है, आसान प्रश्न है ये भी। तो लोलक की लंबाई पर, ठीक है सर, लंबाई पर निर्भर करता है। बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 47 का बी। चलिए 48, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों का संबंध पूछा। रमन प्रभाव से प्रकाश की उन किरणों का संबंध पूछ रहा है जो आर पार जाती है, केवल द्रवों से, केवल प्रिज्मों से, केवल हीरो से, या सभी पारदर्शी माध्यमों से। ठीक है, तो देखिए सभी पारदर्शी माध्यमों से जाएगा। ठीक है, सभी पारदर्शी माध्यमों से इसका हो जाएगा आंसर रमन प्रभाव का। ठीक, चलिए 49 पर आइए। चांदी की वस्तु अधिक समय तक खुले में रखने पर, जो खुला में रखिएगा चांदी की वस्तु को, तो अधिक समय रखिएगा तो डैश बनने के कारण काली हो जाती है, वो काला हो जाता है। कौन सा चीज़ बना देता है, H2S, HGS, AgSO4 या Ag2S। 4 ऑप्शन आपके पास था, तो Ag2S बना जाता है, Ag2S बना जाएगा, Ag2S बनने के कारण। ठीक है, तो ये आपको बन जाता है, इसी के कारण ऐसा होता है। ठीक, चलिए अगला देखिए 50, निम्नलिखित में से भारी मशीनों का प्रयोग किए जाने वाला स्नेहक क्या है। भारी मशीन में स्नेहक का प्रयोग होता है बॉक्साइड का, फास्फोरस का, ग्रेफाइट का या सिलिकॉन। बहुत आसान प्रश्न है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कार्बन का यह अपरूप है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में भी होता है, परमाणु भट्टिक में मंदक, विमंदक के रूप में ही प्रयोग होता है इसका। ठीक, ग्रेफाइट का। चलेंगे और आगे 51, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि कौन है बताइए, बल है, दाब है, वेग है या त्वरण है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा अदिश राशि। ठीक है, अदिश। तो चलिए दाब हो जाएगा सर, दाब, बाकी सब सदिश हैं। चलिए आगे 52, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो लेसर है या तपायनिक उत्सर्जन है, प्रकाश वैद्युत कोड है या वैद्युत संपत्ति है। तब बता सकते हैं। तो देखिए वैद्युत संपत्ति हो जाएगा। ठीक है, वैद्युत संपत्ति हो जाएगा। ठीक है, ये डी द करेक्ट आंसर, 52 का डी द करेक्ट आंसर। चलिए
विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग क्या होता है? बहुत आसान प्रश्न है, बताइए। 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, 3×10⁷ मीटर पर 306 या 3×5? आपको लग रहा है ऑप्शन से पता चल रहा है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकाश के तरंग के वेग के बराबर होता है, ठीक है, सीधा सीधी बात है। चलिए आगे। दो उत्तोरत श्रृंग, जो दो उत्तोरत श्रृंग अथवा दो उत्तोरत गर्त, जो सक्सेटिव क्रेट्स होता है, जो दो उत्तोरत श्रृंग होता है और जो गर्त होते हैं, उनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? आयाम कहिएगा, तरंगदैर्घ्य कहिएगा, आवृत्ति कहिएगा, इनमें से कोई नहीं कहिएगा। बताइए इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो सर सीधा सीधी है, तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ठीक है, वेव लेंथ। दो उत्तोरत श्रृंग और दो उत्तोरत गर्त के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है। V = n लैम्ब्डा, फार्मूला जानते ही हैं। चलिए 55, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? नहीं पूछा है, ध्यान रखना है, हाँ नहीं में। CH4 है, कार्बन, हाँ तो ये तो है, कार्बन डाइऑक्साइड है, N2O है, SO2 है। तो देखिए इसे SO2 नहीं हो जाएगा सर, SO2 जो है ना ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। लेकिन अब ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? 5-6 हम बोल देते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस देखिए, जलवाष्प, अभी मीथेन ले लिए, CO2 ले लिए, NO2 4 हुए। उसके बाद होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हाँ ये भी होता है। उसके साथ जलवाष्प से बता दिए हैं। एक होता है सल्फर हेक्साफ्लोरो, जो HF6 होता है, ये भी होता है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 56 पे। 56वां क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। मनुष्य के शरीर के लिए सहसीमा जो होती है, शोर की सहसीमा करीब कितनी होती है? 45 डेसिबल, 85 डेसिबल, 125 डेसिबल, 155 डेसिबल। सहने वाला जो होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो सीधा सीधी है 85 डेसिबल होगा, ठीक है, सहन सकते हैं 85 डेसिबल तक, ठीक है। और लेकिन जो बातचीत, साधारण बातचीत होता है वह 30 से 50 डेसिबल ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलिए 57 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना गया है, ठीक है, जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना गया। तो सेलुलोज है पहला ऑप्शन, दूसरा है इंसुलिन, तीसरा है ग्लाइकोजन, चौथा है स्टार्च। तो कौन हो जाएगा? तो सर ग्लाइकोजन हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ग्लाइकोजन। हाँ, मानव शरीर में जो है यकृत में कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको ग्लाइकोजन का निर्माण करता है और साथ में संयोजन भी कर देता है, ठीक है। ये बाद में कार्बोहाइड्रेट जानवे करते हैं, शरीर में ईंधन का कार्य करता है, ऊर्जा प्रदान देता है। चलिए थोड़ा सा और फैक्ट था। 58 पाइए। एक घर में 100 वाट वाला क्षमता वाले 5 बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है, 5 गो बल्ब लगल है, 6 घंटा कितना? तो 100 वाट के 5 बल्ब लगा हुआ है और 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत ऊर्जा खर्च निकालना है, ठीक है। तो एक बल्ब के जलने में जो लगता है, मतलब एक ही बल्ब है और उसको जलाने में पचा है, तो आप सीधा सीधी है, आपको लग रहा है 100, तो 100 वाट का है, तो यहाँ देख दीजिए 100 गुने कितने यहाँ पर हो जाएगा सर? तो जितने बल्ब है तो 5 और साथ में 20 और बट्टा 100, सीधा सीधी 1000, क्योंकि हमको यूनिट में बदलना है ना, इसीलिए उसको 1000 से हमको भाग देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ सीधे सीधे 1 2 3 2 गो ई, एगो 5 दूनी 10 यूनिट आ गया, बात खत्म हो गया, निकल गया 58 का सी। चलिए आगे। कल्पक्कलम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या है? कल्पक्कलम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेस्ट में प्रयुक्त ईंधन क्या है? तो यूरेनियम होगा, थोरियम होगा, प्लूटोनियम होगा या टंगस्टन होगा? बताइए। कल्पक्कलम, तो कल्पक्कलम में किसका काम होता है? तो प्लूटोनियम का सर, प्लूटोनियम का होता है, ठीक है। कल्पक्कलम जानवे कर तमिलनाडु में है। चलिए 60 नंबर पाइए। अब निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? फिर नहीं पूछ दिया है, याद रखना है, क्या पूछ दिया है? नहीं। इसको फिर से गौर से देखना है, क्या पूछ दिया? सुमेलित नहीं है। तो देख सकते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहला है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद है, सही है गलत है? तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद गलत है, ठीक है। राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र हैदराबाद, ये भी गलत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा, ठीक है सर, ये सही आ गया, श्रीहरिकोटा वहीं से छोड़ा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष, इसरो जिसको बोलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा, ठीक है। इसरो उपग्रह केंद्र का यहाँ नाम कह सकते हैं, इसरो यहाँ पर काम करता है, ठीक है। इसका स्थापना 1972 में हुआ है, पहली बात। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष तिरुवनंतपुरम से पूछा है, तो ये भी गलत, मतलब उल्टा आपको ध्यान है, गलत कहने कि पूछा था नहीं, इसीलिए ना। तो ये सब सही है,
कहने के बाद ये सब सही नहीं तो उल्टा हम पकड़ रहे हैं, बात समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग के अहमदाबाद इसका सही है। राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र हैदराबाद ये भी सही है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम ये सही है। लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो है, उसका श्रीहरिकोटा नहीं होकर बेंगलुरु होगा। और 1900 शायद इसका इसरो तो 69 में हुआ है। और जो उपग्रह ये उड़ीसा वाला है उसका 72 में हुआ है। कहाँ 72 में हुआ है ना। अभी इसका तो नाम चेंज हो गया शायद, देख लीजिएगा एक बार, आप लोग क्रॉस चेक कीजिएगा, नहीं तो बताइएगा कहाँ है। इसरो का ही है हिंदी शब्द हमको लग रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र, इसरो है। यही गलत होना चाहिए, गलत तो आंसर सही है ये। चलिए चलते हैं 61 पर। निम्न में से कौन सा जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? आयरन है, लेड है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम। आयरन का साथ करेगा, ये तो कर लेता है। लेड के साथ नहीं करेगा, सॉरी, ठीक है सर। तो लेड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, टीबी। चलिए आगे 62। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाली एक्वारिजिया, जो एक्वारिजिया निम्नलिखित को मिलाकर क्या बनाया जाता है? एक्वारिजिया को मिलाकर क्या बनाया जाता है, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल एक्वारिजिया कैसे बनाते हैं, सो पूछ रहा है। नाइट्रिक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं? नहीं, गलत है। नाइट्रिक अम्ल से हाइड्रोक्लोरिक, हाँ यही तो मिलाते हैं, ये तो सही है, बी द करेक्ट आंसर मिल गया हम लोग। चलिए आगे 63। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में पूछा गया। फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कौन सा अम्ल प्रयोग करिएगा? तो सर ऑक्जेलिक अम्ल का ही हम प्रयोग करते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल तो चींटियों में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू खट्टे में पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। चलिए 64। निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? यूरिया के उर्वरक के उत्पादन में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरीन या नाइट्रिक अम्ल, बताइए आप लोग। तो किसका? तो कार्बन डाइसल्फाइड का प्रयोग होता है यहाँ, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 64 का ए। चलिए 65 पे। जलवाष्प में परिवर्तन कहलाता है, जलवाष्प का परिवर्तन क्या कहलाएगा? प्राकृतिक, भौतिकी, रासायनिक या जैविकी? जो जलवाष्प परिवर्तन होता है भौतिकी ना, फिर से उसको हम एक इससे कन्वर्ट में कर सकते हैं, उसको हम भौतिकी बोलेंगे। भौतिक परिवर्तन जलवाष्प में होता है, तीनों प्रकार। अगला 66। निम्न में कौन सा संगठन वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है, ठीक है? WEF, वर्ल्ड बैंक, IEP या IMD, बताइए चारों ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? तो ये कौन सा जारी करता है, ठीक है? तो ये हो जाएगा सर IEP। IEP जो संगठन है वो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक को जारी करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू किया है? ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला कौन सा राज्य सरकार है, ठीक है? तब बताइए, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, पंजाब है या HP हिमाचल प्रदेश? तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने जारी किया है, ठीक है। अगला चलिए 68। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? भारतीय स्टेट बैंक, SBI जो है, जिसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 55 को। तो भारतीय स्टेट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जसप्रीत बुमराह पहला ऑप्शन है, दूसरा है MS धोनी, तीसरा ऑप्शन है उमेश यादव, चौथा ऑप्शन है विराट कोहली। तो सर MS धोनी हो जाएगा इसका, ठीक है, MS धोनी। MS धोनी ही है जो SBI बैंक के ये बने हैं ब्रांड एम्बेसडर। चलिए आगे क्वेश्चन, चलिए 69 पे। त्रिपुरा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? त्रिपुरा का राज्यपाल के पूछा गया। तो ऑप्शन है सत्यदेव नारायण आर्य पहला, दूसरा है नल्लू इंद्रसेना रेड्डी, तीसरा है रमेश बैस, चौथा है कल्पना सिंह सोलंकी। तो त्रिपुरा का राज्यपाल कौन बने, ठीक है? तो त्रिपुरा का राज्यपाल है नल्लू इंद्रसेना रेड्डी, ठीक है, यही है, बी द करेक्ट। त्रिपुरा के हो जाएंगे राज्यपाल नल्लू इंद्रसेना रेड्डी। चलिए आगे चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ? नई दिल्ली है, देहरादून है, चंडीगढ़ है या जयपुर है? बताइए। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का पहला संस्करण कहाँ हुआ था सर? सीधा आंसर नई दिल्ली है, ठीक है। नहीं कुछ समझ में तो क्या मार देना है, नई दिल्ली। अगला चलिए 71। भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने भारत ने क्या कि इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा एक ऑपरेशन जारी किया था? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑपरेशन चालू किया था? तो ऑपरेशन अजय को इसने चालू किया था भारत ने इजराइल के लिए, ठीक है। ऑपरेशन अगर कावेरी की बात करिएगा तो कावेरी कहाँ चला था? सूडान में फंसे भारतीयों के लिए, ये सूडान के लिए था, सूडान।
और ऑपरेशन विजय की बात करिएगा तो ठीक है, ऑपरेशन विजय ये कहाँ चला गया था वो? समुंदर से तो कोरोना वायरस के लिए फंसे भारतीयों को ना निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन विजय नहीं, अजय ही ठीक है। चलिए इसका नहीं मालूम है। आगे आइए, वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन है? 23 में भारत का मृत्यु हुआ है बाघ का, टाइगर का, उसका शीर्ष राज्य कौन है? तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, बिहार है या मध्य प्रदेश है? कौन सा शीर्ष राज्य है सर? तो इसका आंसर हो जाएगा सर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है शीर्ष राज्य है जहाँ बाघों की मृत्यु सबसे अधिक हुआ है। ठीक, वो भी 52 को बाघ मारा था, 45 को मध्य प्रदेश में मारा, उत्तराखंड तीसरे स्थान पर। ठीक है, टोटल 2023 में 204 बाघों की मृत्यु हुई। आगे चलिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किस नियुक्ति किया गया? वह संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रुचिका कंबोज को, अमित क्षत्रिय, अदरिम बागची या इनमें से कोई नहीं? तो सर अदरिम बागची को नियुक्त किया गया अंतरिम रूप से। ठीक, अंतरिम रूप से अदरिम बागची। ठीक, अदरिम बागची। चलिए अगला बात है, उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए किसे बुकर पुरस्कार मिला है? उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए, क्वेश्चन याद रखिए, प्रोफेट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। किसको? तो पॉल लिंच को पहला ऑप्शन, दूसरा है चेतना मारू, पॉल हार्डिंग या सारा बर्नस्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर पॉल हार्डिंग। पॉल हार्डिंग को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया था। ठीक, बुकर पुरस्कार याद रखिएगा। बुकर इसको शायद किस क्षेत्र में जाता है? साहित्य के क्षेत्र में ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला और अंतिम प्रश्न हो जाएगा, वैश्विक शांति सूचकांक क्या है सर? वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? अब शांति में पूछ दिए हम आपसे। इसमें शीर्ष आइसलैंड होगा, भारत का स्थान कितना हो जाएगा? तो 100वां है कि 126, 155वां, 180? तो 126वां स्थान शांति में है और आइसलैंड सबसे सर टॉप पर है। और जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, IEP जो संगठन आतंकवाद के लिए, उसमें पीछे भी क्वेश्चन था जो जारी करता है, तो यही वही करता है जारी। ठीक, तो याद रखिएगा शांति पीस में। तो इसी के साथ हम लोग का सेशंस आज सेट नंबर 5 कंप्लीट होता है GK GS का। वीडियो कैसा लगा निश्चित ही कमेंट करें, उस कमेंट का बिल्कुल जवाब मिलेगा। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेट मिले। फिर मिलते हैं दूसरे सेट में दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।